जनता को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो बेवकूफ़ बन चुके हैं। उन्होंने जितने भी सबूत दिए हैं उन सबूतों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा और उन्हीं के इवेंट और उन्हीं के द्वारा दिए गए लिंक के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि उन्होंने कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया है। ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा जिसमें उन्होंने क्योर इज क्राइम करके बुक लॉन्च करी और उसमें सबूत दिखाए कि देखो मेरी ग्रैड थेरेपी से पेशेंट ठीक होने लग रहे हैं, क्योर होने लग रही है CKD। मैं सच्ची बताऊं, मैंने पूरा का पूरा इवेंट देखा। मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा मैं इस इवेंट में क्यों नहीं गया, इस इवेंट में क्या हुआ है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो मैंने उस इवेंट को देखा। पहली बात तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग केवल गाली गलौज करने आए हैं ना, जो लोग केवल ब्लाइंड फॉलोवर होकर के कि ये देखो ये तो उनकी बुराई करने लग रहा है, ये तो केवल मतलब एक तरफा बात करने लग रहा है, बस गाली करी कमेंट करा चले गए, उन लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है एक बार इस वीडियो को सुन जरूर लेना। शायद हो सकता है कि आपकी आंखों के ऊपर जो पट्टी पड़ी हुई है वो उठ जाए। पहले नंबर पे तो ना एक ऐसा नरेटिव बना दिया गया है कि जो ये फाइट चलने लग रही है या डिस्कशन चलने लग रहा है, ये एलोपैथी वर्सेस नेचुरोपैथी का चल रहा है या ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का चलने लग रहा है। एक ऐसा नरेटिव बना दिया गया है जैसे कि वो देशभक्त है, हम देशद्रोही हो गए। मतलब हद हो गई, लिमिट क्रॉस हो गई। एक बंदे ने अगर ये कह दिया कि भाई ये ग्रैड थेरेपी है, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। अच्छा, बंदे ने ये कह दिया तो इसका मतलब वो एलोपैथी का एजेंट हो गया, इसका मतलब वो आयुर्वेद का दुश्मन हो गया, नेचुरोपैथी का दुश्मन हो गया। कोई बंदा अगर कोई गलत काम करने लग रहा है, उसकी थेरेपी की वजह से लोगों की जान जाने लग रही है और दूसरे बंदे ने सामने आकर के ये बता दिया कि ये चीज़ गलत है, इससे लोगों का नुकसान होने लग रहा है, इसका मतलब वो बंदा देशद्रोही हो गया, वो बंदा एलोपैथी का एजेंट हो गया। मतलब कहाँ का इतनी ऊट पटांग बातें कहाँ से लेकर के आते हैं। और मैं देखने लग रहा हूँ कई न्यूज़ चैनल और काफ़ी सारे BRC के फैन इस तरीके का नरेटिव चलाने लग रहे हैं। वो ये नहीं देखने लग रहे कि दूसरे बंदे जो बात कहने लग रहे हैं वो लॉजिकल है या नहीं है, वो सही है या नहीं है। उनको केवल इस तरीके से मतलब है जैसे जो मीडिया वाले काम करते हैं ना कि एक को गिरा दो दूसरे को उठा दो, यही काम ये मीडिया वाले या इनके अपने न्यूज़ चैनल करने लग रहे हैं। खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को लॉजिकल बातों से और सही तरीके से आपको ये बताना है कि क्या चीज़ ठीक चलने लग रही है और क्या चीज़ गलत चलने लग रही है, ताकि आप अपनी बुद्धि का यूज़ करके सही डिसीजन को ले पाओ। सबसे पहले नंबर पे हम इवेंट की बात करते हैं। मैं उस इवेंट में क्यों नहीं गया, क्योंकि आप यकीन मानिए मैं लास्ट टू लास्ट इवेंट में जा चुका हूं। मेरे को पता है वहां पर इवेंट में क्या होता है, किस प्रकार से आपको ट्रीट करा जाता है, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ना ही आपको इतना समय दिया जाता है कि आप अपनी बातों को रख पाओ। वहां पर एक तरीके से साफ बताऊं तो अगर कोई ऐसा बंदा जो कि उनके अपोजिट व्यूज़ रखता है या उनके अपोजिट बातें बोलता है तो वहां पर उनको केवल बेइज्जती करने के लिए बुलाया जाता है। वहां पर उन बंदों को इंपॉर्टेंट, अब खुद ही सोचिए ना, अगर क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर आप अकेले हो और आपके सभी के सभी अपोजिट वाले हैं, सभी अपोजिट विचारधारा रखने वाले हैं। अगर आप वहां पर जाते हो तो पहले तो आपके ऊपर एक रिस्क बना रहता है, दूसरा आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती और आपको अपनी बातों रखने का समय नहीं दिया जाता। ये मैं लास्ट टू लास्ट इवेंट में गया था तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मेरे को पता था इस इवेंट में क्या होने वाला है, इन्हीं कारणों की वजह से मैं नहीं गया। और एक सबसे बड़ी बात है, जब डॉक्टर विश्वरूप को सब बुलाते हैं कि आप एक कॉमन चैनल के ऊपर आ जाओ डिस्कशन कर लो, तो वो वहां पर नहीं जाते। तो ऐसा क्यों है कि भाई वो अगर सबको बुलाने लग रहे हैं तो बाकी सब उनके इवेंट में जाएं। जब डिस्कशन होने लग रही होती है ना, किसी भी प्रकार का डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, एक तरफा जगह पर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो बुलाएंगे तभी यहाँ के बंदे जाएंगे या फिर हम बुलाएंगे तो वो यहाँ पर आएंगे, नहीं, दोनों की दोनों पार्टी को कॉमन प्लेटफॉर्म पर जाना होता है। इस वजह से मैं वहाँ पर गया नहीं, क्योंकि मेरे को पता था क्या होने वाला है और मेरे को पता था जाने का कोई बेनिफिट है भी नहीं, तो मैं गया भी नहीं। लेकिन अब इस बारे में भी कुछ लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, ये है। खैर, जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन जो मैं बातें रखने जा रहा हूँ एक बार लॉजिकल तरीके से अपना दिमाग लगा करके उन बातों को सुन जरूर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं सच कहने लग रहा हूँ या झूठ कहने लग रहा हूँ। हुआ क्या कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का पूरा इवेंट शुरुआत से लेकर के आखिर तक मैंने देखा। भाई बहुत अच्छा इवेंट था, सच्ची बताऊं तो। अगर मेरे अंदर नॉलेज नहीं होती, मुझे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं होता या मैं खुद पेशेंट रहा होता, तो इतना अच्छा इवेंट था कि मैं भी उससे ज़्यादा प्रभावित होकर के खुद गर्म पानी की थेरेपी में बैठने लग जाता। इतना अच्छे से उन्होंने सभी चीज़ों को शो कर रखा था, या प्लाट या तो कह लीजिए थाली में डाल करके परोस रखा था। लेकिन इस इवेंट के पीछे की जो सच्चाई है वो अब मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई क्या आपको परोसा गया है और जो परोसा गया है वो ठीक है या नहीं है। सबसे पहले नंबर पे तो
उन्होंने ये दिखाया, मतलब भगत सिंह की जयंती के ऊपर उन्होंने विचार रखे। भाई मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं भाई सबकी अपनी पर्सनल विचारधारा रही है, लेकिन मैं जो हूँ मैं भगत सिंह की विचारधारा को फॉलो करने वाला हूँ। महात्मा गांधी अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन मेरी नज़र में भगत सिंह और जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी है देश के लिए, वो महात्मा गांधी से भी ज़्यादा ऊपर रहे हैं। तो मैं भगत सिंह की विचारधारा को फॉलो करने वाला इंसान हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ से उन्होंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने अपने इवेंट की शुरुआत करी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी बुक के अकॉर्डिंग 75% किडनी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, 25% ठीक नहीं होते। अब चलो मैं तो ये कहने लग रहा हूँ 100% ठीक नहीं होते, लेकिन उनके अकॉर्डिंग 75% ठीक होते, 25% नहीं होते। अब आप एक बात का ये सुन लीजिए, जितने भी लोग इस थेरेपी को करने लग रहे हैं, अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो 25% केस में आने वाले हैं। और चाहे भले ही 100% केसों की ही तबीयत क्यों ना खराब हो जाए, वो सभी के सभी उस 25% कैटेगरी में आ गए, क्योंकि उनको बोलने के लिए एक हथियार मिल गया कि मैंने तो पहले ही अपनी किताब में बोल रखा था कि 25% नहीं ठीक होंगे। तो ये एक एक्सक्यूज़ है जिसकी सहायता से वे चाहे किसी की भी कितनी भी तबीयत क्यों ना ख़राब हो जाए, कोई मर भी क्यों ना जाए, वो इस बात को बोल करके निकल सकते हैं कि 25% का तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि भाई ये ठीक नहीं होने वाले। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी मान लिया। वैसे भी 100% सक्सेस रेट किसी का नहीं होता। हम मान लेते हैं कि भाई 75% ठीक होंगे, 25% नहीं होंगे। इसके बाद अगले नंबर पर उन्होंने ये बोला कि ठीक करने के लिए केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत है। CKD पेशेंट या कैंसर पेशेंट कोई भी आ जाता है, उसको अपनी बीमारी को ठीक करना है तो केवल 3 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर DIP डाइट, दूसरे नंबर पर हेड डाउन टिल्ट, तीसरे नंबर पर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, यानी कि 2 घंटे तक गले में बैठो। मेरे को एक बात बताओ, जब ठीक करने के लिए केवल 3 ही चीज़ें चाहिए तो तुम लोगों को 1.5 लाख रुपये क्यों लूटने लग रहे हो? या तुम हर ये महीने की 15 से 30 हज़ार रुपये की दवाइयाँ क्यों देने लग रहे हो? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने अपने मुंह से बोला है कि ठीक होने के लिए बस 3 चीज़ें चाहिए। तो महीने की 15 से 30 हज़ार रुपये की दवाई किस बात की? महीने के 10,000 रुपये के, 20,000 रुपये के हिम्स हॉस्पिटल में टेस्ट किस बात के? हिम्स हॉस्पिटल जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के नाम पर चलने लग रहा है, क्या उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही? अगर आप ये कहने लग रहे हो कि DIP डाइट और ग्रेड थेरेपी से ही काम चलने लग रहा है, तो आप लोगों को इस तरीके से महीने के 30-30 हज़ार रुपये की दवाइयाँ बेच करके, टेस्ट करवा करके क्यों लूटने लग रहे हो? ये बात लॉजिकल बात है, थोड़ा सोचो। जो लोग नीचे गालियाँ लिखने वाले हैं ना, उन गालियाँ लिखने वाले लोगों को मैं कहने लग रहा हूँ, एक बार सोच करके मेरे को जवाब दो इस बात का। जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी अपने मुंह से खुद ये बात कहने लग रहे हैं, तो दवाइयाँ या लोगों को किस प्रकार से लूटा जाने लग रहा है, क्या वो बात नहीं समझ में आ रही? इसके बाद अगले नंबर पर यहाँ तक दूसरी बात हुई, जो उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से मतलब ठीक होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। अब अगले पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरी के बारे में। उन्होंने जो डिटेल में बात करी, 15 CKD के पेशेंट लिए, 15 डायलिसिस पेशेंट, 15 पेशेंट में से उन्होंने ये कहा कि इन पेशेंट की अगर किसी को भी रिपोर्ट देखनी है, किसी को भी इनके बारे में जांच पड़ताल करनी है, www.vishwaroop.com/curecrime इस लिंक के ऊपर जाइए और इस लिंक के ऊपर जा करके सभी पेशेंट की हिस्ट्री देखी जा सकती है, उनकी रिपोर्ट देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मैं पर्दाफाश करूँगा और अच्छे से पर्दाफाश करूँगा। जनता बेवकूफ़ है, बुरा मत मानिएगा, मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, मैं सच्ची कान पकड़ के गलती बोलता हूँ, बेवकूफ़ वर्ड नहीं बोलना चाहिए। जनता भोली भाली है और भोली भाली जनता को जो दिखाया जाता है, जनता उसी के ऊपर विश्वास कर लेती है। अपनी तरफ से जनता जरा सा भी मतलब रिसर्च करने की कोशिश नहीं करती कि सामने वाला बंदा जो कहने लग रहा है वो सच कहने लग रहा है या झूठ कहने लग रहा है। अपनी तरफ से जनता इसकी खोजबीन नहीं करती और इसी जनता के भोलेपन का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। इन्होंने कहा कि भाई ये पेशेंट है, इनका डायलिसिस बंद हो चुका है और ये इनकी रिपोर्ट है और इन रिपोर्ट को आप मेरे वेबसाइट के इस लिंक के ऊपर जा करके देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। पहले नंबर पे तो ये बात मैंने खुद ने कही थी, अगर आपने हमारे एक जरा से भी पिछले वीडियोस देखे हैं, किसका कितने टाइम से डायलिसिस बंद है इस बात को दिमाग से निकाल दो। किसका कितना GFR था और उसका बढ़कर के GFR नॉर्मल आ चुका है या नहीं, इस बात को ध्यान दो। एकेशिया फाइबर गौमूत्र अर्क अगर आप 1000 डायलिसिस पेशेंट को दोगे तो उससे 100 डायलिसिस पेशेंट का डायलिसिस बंद हो जाएगा। तो डायलिसिस बंद होना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। कई आयुर्वेदिक तरीकों से, काफ़ी प्रोटोकॉल से, काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियों की सहायता से डायलिसिस को बंद करा जा सकता है। ग्रेड थेरेपी के बिना भी बंद किया जा सकता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तब भी डायलिसिस और एलोपैथी वाले पैसे कमाने के चक्कर में उनको डायलिसिस पे डाल देते हैं।
ऐसे पेशेंट का जब डायलिसिस बंद करते हैं तो उनको इमरजेंसी सिम्टम नहीं आते। जड़ी बूटियों की सहायता से, नेचुरोपैथी की सहायता से, आयुर्वेद की सहायता से लंबे समय तक उनका डायलिसिस बंद किया जा सकता है। 4-4 साल तक भी लोगों का डायलिसिस बंद रहा है। तो किसका इस थेरेपी की वजह से कितने समय तक डायलिसिस बंद हुआ है, मैंने अपने हर वीडियो में कहा है इस चीज़ के ऊपर फोकस मत रखो। फोकस इस चीज़ के ऊपर रखो कि पेशेंट का पहले जीएफआर कितना था और अब बढ़ करके जीएफआर 90 को क्रॉस कर गया है या नहीं किया है, और क्या पेशेंट का जो क्रेटिनिन है वो 1.2 के नीचे आ गया है। इस चीज़ के ऊपर फोकस रखो। अब इन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाया, 15 पेशेंट दिखाए। 15 पेशेंट की इन्होंने कहा कि मेरी वेबसाइट के लिंक के ऊपर जाओ, लिंक पे जा करके आप उनकी पास्ट हिस्ट्री दे सकते हो, उनकी रिपोर्ट देख सकते हो। मैं गया उनकी वेबसाइट के लिंक के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पेशेंट की डिटेल दी हुई है वहाँ पर। पेशेंट का नाम अमृत, लक्ष्मी, शबाना, संजीत, कृष्णलाल, तरुण, पठान अब्दुल गफ़ार, रश्मि, राजू, दामू सैयद, अतुल, परमिंदर, चंद्रशेखर, निशा, उसके बाद दुर्गादास। ये 15 पेशेंट है जिनकी वहाँ पर वेबसाइट पर जानकारी दी हुई थी। आप जान करके हैरान हो जाओगे, इन 15 में से 6 से 7 पेशेंट की वहाँ पर रिपोर्ट दी ही नहीं हुई है। अब वो ये कहने लग रहे हैं रिपोर्ट देखना है और उनका डाटा देखना है तो वेबसाइट के लिंक के ऊपर जाओ। और जब वहाँ पर वेबसाइट के लिंक के ऊपर जाने लग रहे हैं तो जो अमृत है, अमृत की रिपोर्ट देख रखी है, लेकिन उसका डायलिसिस के जब मतलब वो छूट चुका है, जो उन्होंने ये बता रखा है कि भाई उसका नॉर्मल क्रेटिनिन आ चुका है 1.94 आ चुका है, वहाँ तक की उसकी रिपोर्ट नहीं दे रखी। उसके बाद कई पेशेंट ऐसे हैं जैसे कि कृष्णलाल हो गया, उसकी भी रिकवरी की रिपोर्ट नहीं दे रखी। उसके बाद पठान अब्दुल गफ़ार हो गया, उसकी भी वहाँ पर रिपोर्ट नहीं दे रखी है। दामूद सैयद हो गया, उसकी भी रिपोर्ट नहीं दे रखी। अतुल हो गया, उसकी भी रिपोर्ट नहीं दे रखी। दुर्गादास हो गया, उसकी भी रिपोर्ट नहीं दे रखी। यानी कि 15 में से 6-7 पेशेंट तो ऐसे हैं जिनका केवल मौखिक तौर पर कह दिया इनको बेनिफिट मिला है, लेकिन जहाँ पर प्रूफ दिखाने की बात आई उनमें से किसी की भी रिपोर्ट उन्होंने अपने लिंक के ऊपर नहीं डाल रखी। तो अब एक ये अपनी आपकी आंखों से ये पर्दा उठा कि वो कितनी बातें सच कह रहे हैं, कितनी बातें झूठ कहने लग रहे हैं। इसके बाद 15 में से 7 पेशेंट गए, बचे कितने 8 पेशेंट में से एक पेशेंट ऐसा है जिसका डायलिसिस हुआ ही नहीं था। 7 पेशेंट ऐसे हैं जो कि डायलिसिस फ्री हो गए। लेकिन डायलिसिस फ्री होने के बाद में जिन लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं है कि डायलिसिस किस प्रकार से बंद होता है, वो लोग इनकी बातों में बहुत आसानी से फंस जाएंगे। वो लोग केवल ये सोचेंगे देखो डायलिसिस बंद हो गया, किडनी क्योर हो गई। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब आयुर्वेद की सहायता से, जड़ी बूटियों की सहायता से, अकेशिया फाइबर से, गौमूत्र अर्क से, किसी भी प्रकार से जब डायलिसिस बंद किया जाता है तो डायलिसिस बंद होने के बाद में पेशेंट का क्रेटिनिन एक जगह पर आकर के रुक जाता है। और एक जगह पर आकर के रुकने के बाद में फिर जब पेशेंट की रिकवरी होती है तो धीरे धीरे क्रेटिनिन और कम आता जाता है। लेकिन डायलिसिस बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी सीकेडी क्योर हो गई है। सीकेडी क्योर होना हम केवल और केवल तभी मानते हैं जब डायलिसिस बंद होकर के पेशेंट का जीएफआर 90 को क्रॉस करके नॉर्मल रेंज में आ गया हो और बिना डायलिसिस, बिना हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में बैठे भी उसका जो जीएफआर है और उसका जो क्रेटिनिन है वो नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहने लग रहा हो। 15 में से 7 पेशेंट की रिपोर्ट ये अवेलेबल नहीं है। बचे हुए 8 पेशेंट में से 7 पेशेंट ऐसे हैं जिनका टेम्परेरी डायलिसिस बंद है। लेकिन जैसा मैंने कहा टेम्परेरी डायलिसिस बंद होता है, लेकिन जब आप इन पेशेंट को 1 साल 1.5 साल बाद देखोगे इनकी कंडीशन पहले से ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में हो चुकी होगी। क्रेटिनिन कैसे बनता है? क्रेटिनिन मसल्स के वियर एंड टियर से बनता है, मसल्स का बाय प्रोडक्ट होता है क्रेटिनिन। लेकिन जब इस प्रकार की हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में बिठा करके और रॉ डाइट को दे करके पेशेंट को वेट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी मसल्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्रेटिनिन का कई रेंज कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि पेशेंट का वेट खत्म हो गया, मसल खत्म हो गई, क्रेटिनिन का प्रोडक्शन कम हो गया, उनके रिपोर्ट में क्रेटिनिन कम आने लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सीकेडी क्योर हो गई है। आप वेट कीजिए, जो ये पेशेंट 7-8 दिखाए हैं, आप 1-1.5 साल बाद इन्हीं पेशेंट की जांच पड़ताल कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा अंकित सर ठीक कहने लग रहे थे और ये पेशेंट पहले से ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में जा चुके होंगे। क्योंकि मेरे को तो पता है ये इन्होंने क्या करा है। इन्होंने तो पेशेंट को 3 महीना 4 महीना ऑब्जर्वेशन में रखा। मैं इन पेशेंटों से, जो भी इनके पेशेंट हैं जो हिम से इलाज करवा करके आए, जो इनकी वीओपीडी ट्रीटमेंट लेकर के आए, उनसे 1-1.5 साल 2 साल तक कॉन्टैक्ट में रहा हूँ और हमें पता है कि भाई आखिर में मेरे को स्टेप बाय स्टेप पता है कि इन पेशेंट की कंडीशन कैसे ख़राब होती जाएगी और कैसे ये क्रोनिक होने वाले हैं। केवल एक पेशेंट है। अब आप मेरी बातों को समझ चुके हो। 7 की तो कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जो बचे हुए 7 पेशेंट हैं, उन 7 पेशेंट में से जो इनका टेम्परेरी डायलिसिस बंद है, लेकिन लॉन्ग रन में इनकी कंडीशन क्या होगी आप वेट कीजिए, आपको सच्चाई खुद पता चल जाएगी। एक पेशेंट बचा है, केवल एक पेशेंट, जिसका नाम है निशा। उनका डायलिसिस शुरू नहीं हुआ था,
उनका क्रेटिनिन था 4.33। एक बात मैं बता रहा हूँ, 4.33 पेशेंट जो ये क्रेटिनिन होता है इस रेंज पर कभी भी कोई भी डायलिसिस नहीं करता। डायलिसिस जब भी शुरू होता है 6 या 7 को क्रॉस करने के बाद और पेशेंट के इमरजेंसी कंडीशन आने पर शुरू होता है। तो ये नॉन डायलिसिस पेशेंट थे और ये एक्यूट किडनी इंजरी के केस हैं। इनका कभी डायलिसिस हुआ नहीं था और इनकी जो कि एक किडनी विजिबल नहीं थी। बाकी मैं इस पेशेंट के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करके आपको भविष्य में बताऊंगा। ये जो पेशेंट है ये एक्यूट किडनी इंजरी के केस है, ये क्रोनिक किडनी इंजरी के केस नहीं है। इनका क्रेटिनिन 0.89 आया है और इनका जीएफआर बढ़ के 90 को क्रॉस करा है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताने लग रहा हूँ, विश्वास करना है आपकी मर्जी, ना करना है आपकी मर्जी। एक्यूट किडनी इंजरी को अगर पेशेंट अच्छे से मात्रा में पानी पीता है, आयुर्वेद की सहायता लेता है, डाइट रूटीन को इम्प्रूव करता है तो उसकी वैसे भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। उसके लिए किसी भी प्रकार की गर्म पानी में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो निशा पेशेंट है, मैं गारंटी के साथ कहने लग रहा हूँ, ये एक्यूट किडनी इंजरी के केस हैं, ये सीकेडी के केस नहीं है। सीकेडी के जो केस हैं, जो बाकी के 14 पेशेंट दिखाए हैं, जिनमें से 7 की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, 7 की रिपोर्ट अवेलेबल है लेकिन वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो रखे। तो जब इन्होंने एक भी बंदा ऐसा दिखाया ही नहीं है कि जो सीकेडी का पेशेंट रहा था, जब उनका जीएफआर बढ़ करके 90 को क्रॉस कर गया, उनका क्रेटिनिन 1.2 के नीचे आ गया, तो आप किस बेस पे ये कह सकते हो कि इसके सीकेडी क्योर होने लग रही है। देखो मैंने एक एक चीज़ खोल करके रख दी है, जो इन्होंने प्रूफ दिखाए मैंने लिंक बता दिया। अगर मैं गलत बोलने लग रहा हूँ आप उसी लिंक पर जा करके देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा। 7 की रिपोर्ट आपको मिलने वाली है नहीं, 7 की रिपोर्ट मिलेंगी लेकिन उनमें आपको कंप्लीट क्योर नहीं दिखने वाला। एक है वो एक्यूट इंजरी का केस है। अब आपको यकीन करना है कि भाई आप इनकी बातों पर यकीन करते हो या नहीं करते हो। लेकिन 2 बातें बड़ी अच्छी हुई हैं, इनके इवेंट से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, जो कि 2 जिनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली बात जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने अपने मुंह से ये कहा है कि 70% ठीक होंगे, 25% नहीं होंगे। अगर कोई भी सीकेडी पेशेंट समझदार है तो आगे से इस बात को ध्यान में रख करके वो ट्रीटमेंट लेगा या ध्यान में रख करके 1.5-2 लाख रुपए खर्च करेगा, कि उसको पता होगा कि हो सकता है कि मैं इनकी थेरेपी अपनाऊं। अंकित सर तो कहने लग रहे हैं कि मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसकी थेरेपी को अपनाऊंगा तो इनके अकॉर्डिंग भी हो सकता है मैं ठीक ना हूँ। तो वो बंदा समय रहते इस थेरेपी को बंद कर देगा। दूसरी अच्छी बात यह हुई है कि अब इतना प्रयास करने के बाद, पहले तो ये रिपोर्ट को नकारने लग रहे थे लेकिन एटलीस्ट अब ये रिपोर्ट को मानने तो लग गए हैं, रिपोर्ट को दिखाने तो लग गए हैं। तो दूसरी ये अच्छी चीज़ हुई है, अगर कोई भी पेशेंट जाता है और उसकी रिपोर्ट इससे ख़राब होती जाती है तो वो बंदा ठीक टाइम पर इस थेरेपी को बंद कर देगा। और तीसरी सबसे अच्छी जो बात हुई है ना, वो ये है कि इन्होंने अपने खुद से अपने मुंह से कहा है कि ठीक होने के लिए केवल ग्रेड थेरेपी और डीआईपी डाइट की ज़्यादा आवश्यकता है। तो कोई भी पेशेंट जो ये बातें जानने के बाद भी महीने के 15,000 रुपये या 30,000 रुपये शुद्धि क्लिनिक की दवाइयों में खर्च करेगा तो समझ लो वो खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ बनाने लग रहा है और जानबूझ करके अपने पैसे बर्बाद करने लग रहा है। तो अब जनता भगवान है, ये जो करने लग रही है जनता को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं, किसी इंसान को नहीं, और जनता भगवान है। ठीक है, जनता खुद ही डिसाइड करेगी कि कौन सही कहने लग रहा है, कौन गलत कहने लग रहा है। मैं तो हाथ जोड़ करके केवल इतनी सी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि देखो मैं कभी किसी के अगेंस्ट नहीं था, ये थेरेपी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, मैंने इसी बारे में अपने विचार प्रकट करे थे और मैं आज भी कहने लग रहा हूँ इससे किसी केडी की ओर नहीं होती है। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूँगा, आखिर में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको फ़ायदा लगे तो आप इसको कीजिएगा, अगर आपको फ़ायदा ना लगे तो अपनी जान को रिस्क में मत डालिएगा, इसको समय रहते बंद कर दीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं, उनका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका ज़्यादा वेट डाउन होता चला जाए, आपकी मसल्स कम ख़त्म होती चली जाए, आपका हीमोग्लोबिन कम होता चला जाए, अगर आपका क्रेटिनिन इस थेरेपी की वजह से बढ़ता चला जाए, आपका पोटेशियम लेवल ज़्यादा बढ़ने लगे, आपकी हेल्थ डिक्लाइन होने लगे, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगे, तुरंत इस थेरेपी को बंद कर दीजिएगा। मेरी बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप डिसाइड कर सकते हो। ज़्यादा गाली गलौज करने की आवश्यकता है नहीं, आप बातों को सुनो, जो बात सही लगने लग रही है उन बातों से एग्री करो, जो बात आपको सही बात नहीं लगने लग रही है नीचे कमेंट सेशन में कमेंट कर दो, मैं आपकी बातों के ज़रूर रिप्लाई करूंगा। लेकिन कोई बंदा अगर गाली गलौज करेगा तो मैं उसकी कमेंट को रिमूव कर दूंगा। मेरे अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगने लग रहे हैं, मेरी बताई गई बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो इस प्रकार के वीडियोज़ को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।